रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। आप अध्ययन कर चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर बिंदु द्रुत समन्वय का कार्य करता है। तंत्रिकीय समन्वय काफी तेज लेकिन अल्प अवधि का होता है। तंत्रिका तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रिकायन नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा नियंत्रण नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। यह कार्य हार्मोन द्वारा संपादित होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, अतः वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन की चिरसम्मत परिभाषा के अनुसार हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं, जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित किया गया है, जिसके अनुसार हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन हैं, जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कशेरुकियों में कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। यहाँ मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया है। मानव अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथियों और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथ, पिनियल ग्रंथ, थायराइड, एड्रीनल, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां नर में वृषण और मादा में अंडाशय हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे कि जठर, आंत्रिय मार्ग, यकृत, वृक्क, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। मानव शरीर की सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा हाइपोथैलेमस की संरचना और उनके कार्यों का संक्षिप्त विवरण अगले भाग में दिया गया है। हाइपोथैलेमस। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस डायनसिफेलान अग्र मस्तिष्क पक्ष का आधार भाग है और यह शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। इसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिकास्रावी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें न्यूक्ली कहते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथ से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। मोचक हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथ से हार्मोन से स्राव को प्रेरित करते हैं, और निरोधी हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथ से हार्मोन को रोकते हैं। उदाहरण, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन के कारण पीयूष ग्रंथ में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से ही स्रावित सोमैटोस्टेनिन हार्मोन पीयूष ग्रंथ में वृद्धि हार्मोन के स्राव का रोधन करते हैं। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिका अक्ष होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिए जाते हैं। ये हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथ तक पहुँचते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथ के कार्यों का नियमन करते हैं। पक्ष पीयूष ग्रंथ का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है।
पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है और एक वृंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस को साधारणतः अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिसमें वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन या कार्टिकोट्रोफिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पुटका प्रेरक हार्मोन का स्राव करता है। पार्स इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन लेनोसाइट प्रेरक हार्मोन का या मेलेनोट्रोफिन का स्राव करता है। यद्यपि मानव में पार्स इंटरमीडिया मध्यपिंड पार्स डिस्टेलिस में लगभग जुड़ा होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा या पश्च पीयूष ग्रंथि या हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करते हैं। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्र का अक्ष होते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। वृद्धिकारी हार्मोन के अतिस्राव से शरीर की असमान वृद्धि हो जाती है, जिसे जाइगेटिज्म अतिकायता कहते हैं, और इसके अल्प स्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, बौनापन या वामनता कहते हैं। वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग के लोगों में वृद्धिकारी हार्मोन के अतिस्राव से अत्यधिक विकृति विशेषता चेहरे की हो जाती है, जिसे अतिकायता एग्रोगिगेली कहते हैं। इससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं तथा यदि नियंत्रित न किया जाए तो समय से पूर्व मृत्यु भी हो जाती है। जीवन के प्रारंभिक काल में रोग का पहचान बहुत कठिन है तथा अधिकतर मामलों में अनेक वर्षों तक रोग का पता नहीं चलता है, जब तक कि बाह्य अभिलक्षण दिखाई नहीं देने लगते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथियों पर कार्य कर उन्हें थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच एड्रीनल बलकुट पर कार्य करता है और इसे ग्लूकोकार्टिकाइड नामक स्टीरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और स्रवण के लिए प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग और पुटका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, अतः गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं। नरों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह नरों में पुटका प्रेरक हार्मोन और एंड्रोजन शुक्र जनन को नियंत्रित करता है। मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुटिकाओं ग्रफियन पुटिका से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और ग्रफियन पुटिका के बचे भाग को कार्पस ल्यूटियम बना देता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में अंडाशय पुटिकाओं की वृद्धि और प्रवर्धन को प्रेरित करता है। मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन मेलानोसाइट मेलानिन युक्त कोशिकाओं पर क्रियाशील होता है तथा त्वचा की वर्णता का नियमन करता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दूध के स्राव को प्रेरित करता है। वेसोप्रेसिन मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ संवलित नलिका से जल एवं आयनों के पुनर्अवशोषण को प्रेरित करता है, जिसमें मूत्र के साथ जल का ह्रास डायूरेसिस कम हो जाता है, अतः इसे प्रतिमूत्र हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन
भी कहते हैं। एडीएच के संश्लेषण अथवा श्रावण को प्रभावित करने वाली विकृति के परिणाम स्वरूप वृक्क की जल संरक्षण की क्षमता में ह्रास होता है, फलतः जल का ह्रास एवं निर्जलीकरण हो जाता है। इस अवस्थित को उदक में डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं। पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होते हैं। पिनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती हैं। मेलेटोनिन हमारे शरीर को दैनिक लय 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण के लिए यह सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इन सबके अतिरिक्त मेलेटोनिन उपापचय, वर्णकता, मासिक आवर्त चक्र, प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित 2 पालियों से बनी होती है। दोनों पालियां ऊतक के पतली पल्लीनुमा इस्मत से जुड़ी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटकों और भरण ऊतकों की बनी होती है। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये पुटक कोशिकाएं 2 हार्मोन टेट्राआइडोथायरोनिन अथवा थायरॉक्सिन तथा ट्राईआइडोथायरोनिन का संश्लेषण करती हैं। थायराइड हार्मोन के समान दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अवथायराइडता एवं थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसे साधारणतः गलगंड कहते हैं। गर्भावस्था के समय अवथायराइडता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है। इससे बच्चे की अवरोधित वृद्धि, क्रिटेनिज्म या वामनता तथा मंद बुद्धि, त्वचा असमानता, मूक, बधिर आदि हो जाता है। वयस्क स्त्रियों में अवथायराइडता मासिक चक्र को अनियंत्रित कर देता है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इसमें गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर असमान रूप से अधिक हो जाती है। इस स्थिति को थायराइड अतिक्रियता कहते हैं, जो शरीर की कार्यकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। थायराइड हार्मोन आधारीय उपापचयी दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की क्रिया में भी सहायता करते हैं। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय, संश्लेषण और विखंडन को भी नियंत्रित करते हैं। जल और विद्युत अपघट्यों का नियमन भी थायराइड हार्मोन प्रभावित करते हैं। थायराइड हार्मोन ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन का भी स्राव होता है, जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। नेत्र से भी गलगंड थायराइड अतिक्रियता का एक रूप है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलकों का बाहर की ओर उभर आना, आधारी उपापचय दर में वृद्धि एवं भार में ह्रास इनके अभिलक्षण है। इसे ग्रेव्स रोग भी कहते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि। मानव में 4 पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड ग्रंथि की पक्ष सतह पर स्थित होते हैं। थायराइड ग्रंथि की 2 पालियों पर प्रत्येक में एक चौड़ी पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जो पैराथायराइड हार्मोन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं। पीटीएच का स्राव रक्त के साथ परसंचारित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है और पीटीएच अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण, विखंडन प्रक्रम की सहायता करता है। पीटीएच वृक्क नलिकाओं में कैल्शियम के पुनर्शोषण तथा पचित भोजन में कैल्शियम के अवशोषण को भी प्रेरित करता है। अतः यह स्पष्ट है कि पीटीएच एक अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन है, क्योंकि यह रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है।
या थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। टीसीटी के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम आयन का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थाइमस ग्रंथ। थाइमस ग्रंथ महाधमनी के उदर पक्ष पर उरोस्थ के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पालीयुक्त संरचना है। थाइमस ग्रंथ प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथ थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कोशिका मध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन सरल प्रतिरक्षा के लिए प्रतिजैविक के उत्पादन को भी प्रेरित करता है। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। चित्र में आप देख रहे हैं, ये ग्रंथियां आपको दिखाई दे रही हैं। ये अधिवृक्क ग्रंथि हैं। ये वृक्क के ऊपर उपस्थित होती हैं। तो हम देखते हैं अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। अधिवृक्क ग्रंथि हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां दो प्रकार के ऊतकों से निर्मित होती हैं। ग्रंथि के बीच में स्थित ऊतक अधिवृक्क मध्यांश और बाहरी और स्थित ऊतक अधिवृक्क बलकुट कहलाता है। अधिवृक्क मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करते हैं, जिन्हें एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन और नार एड्रीनेलिन या नार एपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप में कैटेकालमिनस कहते हैं। एड्रीनेलिन और नार एड्रीनेलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होती हैं। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। ये हार्मोन सक्रियता, तेजी, आँखों की पुतलियों के फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय की संकुचन क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। कैटेकोलएमीन ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का रक्त स्तर बढ़ जाता है। साथ ही ये लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। अधिवृक्क बलकुट को 3 परतों में विभाजित किया गया है: जोना रेटिकुलेरिस, जोना फेसिकुलेटा और जोना ग्लोमेरुलोसा। अधिवृक्क बलकुट कई हार्मोन का स्राव करते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या कॉर्टिकॉइड कहते हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहलाते हैं। हमारे शरीर में कॉर्टिसोल मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। जल और विद्युत अपघट्टों का संतुलन करने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। हमारे शरीर में एल्डोस्टेरॉन मुख्य मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करते हैं तथा अमीनो अम्लों के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित करते हैं। कॉर्टिसोल हृदय संवहनी तंत्र के रखरखाव तथा वृक्क की क्रियाओं में भी संलग्न होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एवं विशेष रूप से कॉर्टिसोल प्रतिशोध प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया को अवरोधित करता है। कॉर्टिसोल लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरॉन मुख्यतः वृक्क नलिकाओं पर कार्य करता है और सोडियम एवं जल के पुनर्अवशोषण तथा पोटेशियम व फास्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। इस प्रकार एल्डोस्टेरॉन वैद्युत अपघट्टों, शरीर दरों के आयतन, प्रासरणी दाब और रक्त दाब को बनाए रखने में सहायक होता है। एड्रीनल बलकुट द्वारा कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का भी स्राव होता है, जो यौनारंभ के समय अक्षीय रोम, जघन रोम तथा मुख रोम की वृद्धि में भूमिका अदा करते हैं। एड्रीनल बलकुट द्वारा
हार्मोन के अल्पस्रावन के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता एवं थकावट का अनुभव होता है तथा एडिशन रोग कहलाता है। अग्न्याशय। अग्न्याशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्न्याशय लैंगरहर्श द्वीपों से निर्मित होती हैं। साधारणतः मनुष्य के अग्न्याशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहर्श द्वीप होते हैं, जो अग्न्याशयी ऊतकों का 1 से 2% भाग होता है। लैंगरहर्श द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें अल्फा और बीटा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाओं का ग्लूकागॉन तथा बीटा कोशिकाओं का इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सामान्यतः रक्त शर्करा स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाती है। ग्लूकागॉन मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य कर ग्लूकोजन अपघटन को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त पेट ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है, जिससे कि हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होती है। ग्लूकागॉन कोशिकीय शर्करा के अधिग्रहण और उपयोग को कम करता है, अतः ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्यतः हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अधिग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से रक्त हिपेटोसाइट और एपिटोसाइट में जाता है और तथा रक्त शर्करा का स्तर कम हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन द्वारा होता है। लंबी अवधि तक हाइपोग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होने पर डायबिटीज मधुमेह बीमारी हो जाती है, जो मूत्र के साथ शर्करा का ह्रास और हानिकारक पदार्थ जैसे कीटोन बॉडीज के निर्माण में जुड़ी है। मधुमेह में मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। वृषण। नर में उदर गुहा पेड़ू के बाहर वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण स्थित होता है। वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। वृषण शुक्राणु जनन नलिका और भरण या अंतराली ऊतक का बना होता है। लेडिंग कोशिकाएं अंतराली कोशिकाएं अंतरालकीय स्थानों में उपस्थित होता है और एंड्रोजन या नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रमुख हार्मोन का स्राव करता है। एंड्रोजन नर के सहायक जनन अंगों जैसे एपिडाइडामिस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथ, यूरेथ्रा आदि के परिवर्धन, परिपक्वन तथा क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये हार्मोन पेशीय वृद्धि, मुख और अक्षीय रोम की वृद्धि, क्रोधात्मकता, निम्न स्वरमान और आवाज आदि को उत्तेजित करते हैं। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण को प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजन केंद्रीय तंत्र पर कार्य कर नर लैंगिक व्यवहार को प्रभावित करता है। ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचयी प्रभाव डालता है। अंडाशय। मादाओं के उदर में अंडाशय का एक युग्म जोड़ा होता है। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडाशय 2 प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन समूहों का भी उत्पादन करते हैं, जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। अंडाशय अंडपुटक और भ्रूण ऊतक का बना होता है। एस्ट्रोजन का संश्लेषण एवं स्राव मुख्य रूप से प्रवर्धित हो रहे अंडाशयी पुटकों द्वारा होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात विखंडित पुटिका कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है, जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की वृद्धि तथा क्रियाओं का प्रेरण, अंडाशयी पुटिकाओं का परिवर्धन, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का प्रकटन जैसे उच्च आवाज की स्वरमान, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन इत्यादि अनेक क्रियाएं हैं। एस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का नियमन भी करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन प्रसव में सहायक होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन दुग्ध
ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध शर्करा कोशिकाओं के निर्माण और दुग्ध स्राव को प्रेरित करने में सहायक होते हैं। हृदय वृक्क और जठर आंतरिक पथ के हार्मोन। अब तक आप अंतःस्रावी ग्रंथियों उनके हार्मोन के बारे में समझ चुके होंगे। यद्यपि पहले इंगित किया जा चुका है कि हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी होता है जो हार्मोन का स्राव होता है। उदाहरण के लिए हृदय की अलिंद भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जिसे एट्रियल नेटियूरेटिक कारक कहते हैं। यह रक्तदाब को कम करता है। जब रक्तदाब बढ़ जाता है तो एएनएफ के स्राव और इसकी क्रिया के फलस्वरूप रक्त वाहिकाएं विस्फारित हो जाती हैं तथा रक्तदाब कम हो जाता है। वृक्क की जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं जो रक्ताणु उत्पत्ति आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। जठर आंतरिक पथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करते हैं जिन्हें गैस्ट्रिन, सेक्रेटेनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड जीआईपी। गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर हाइपोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करते हैं। सेक्रेटेनिन बहिस्रावी अग्न्याशय पर कार्य करता है और जल तथा कार्बोहाइड्रेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन अग्न्याशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य कर क्रमशः अग्न्याशयी एंजाइम और पित्त रस के स्राव को प्रेरित करता है। जीआईपी जठर स्राव और उनकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। अनेक अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं हैं कई हार्मोन का स्राव करते हैं जिन्हें वृद्धि कारक कहते हैं। ये वृद्धि कारक ऊतकों की समान वृद्धि और उनकी मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आवश्यक होते हैं।